हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अपस्किल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 23 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक हमने लॉन्च की है यूपी पीसीएस स्पेशल के लिए टेस्ट सीरीज़, और जितने भी स्टेट एग्जामिनेशंस होते हैं उसके लिए जीएस की ये बहुत विशेष टेस्ट सीरीज़ है और ये रोज़ रात को 9 बजे आपके लिए लॉन्च होती है। इसमें हम कवर करते हैं यूपी पीसीएस प्री में आने वाले लगभग सभी सब्जेक्ट्स, और जिन्होंने तैयारी नहीं की है तो वो बिल्कुल घबराएं नहीं, इस टेस्ट सीरीज़ को दें। इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उन टॉपिक्स को एक अलग कॉपी पर लिखें और उनसे रिलेटेड नोट्स बनाते रहें। जितना इस वीडियो में बताया जा रहा है, अगर इतना भी कवर कर लेंगे तो पीसीएस प्री 2021 का आपसे निकल जाएगा। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर कट्स अक्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, आप जरा ये देखिएगा तो ऊपर कैंसर है, नीचे कैप्रिकॉर्न है। इसको हम कहते हैं मकर रेखा। तो मकर रेखा को दो बार कौन काटेगा? देखो, कौन सी नदी? लिम्पोपो काटती है। लिम्पोपो कहाँ पे है? लिम्पोपो नदी है आपकी अफ्रीका में। बाकी नदियाँ क्या दी हुई हैं? बाकी नील दी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अमेजॉन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है दक्षिण अमेरिका में। फिर माही इंडिया में है, माही इंडिया में है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा को दो बार काटती है। ये चारों नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? गोल्डन क्रांति किस चीज से संबंधित है? पढ़ लीजिएगा एक बार। फ्रूट्स, फ्लावर्स, हनी प्रोडक्शन, फल फूल, शहद उत्पादन। देखिए, शहद उत्पादन तो है और साथ ही साथ फल है, फूल है और सब्जियां भी है। इसमें वेजिटेबल्स भी आ जाएगा। एक्चुअली है क्या कि ये शहद, हनी और प्लस हॉर्टिकल्चर आ जाता है। तो हॉर्टिकल्चर में क्या आ जाता है आपका? फल आ जाते हैं, फूल आते हैं, सब्जियां भी। मतलब इसको बागवानी कहते हैं। हॉर्टिकल्चर को हिंदी में कहते हैं बागबानी। तो ये बागबानी और शहद उत्पादन दोनों चीजें इसमें आती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए, बी, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल अपने सही स्थान से सुमेलित नहीं है? जरा आप मरुस्थलों को याद कर लीजिए, देख लीजिए कौन सा। सबसे पहले तो बताइए कि इंडिया में कौन सा है। देखिए, इंडिया में जो मरुस्थल है उसका नाम है थार। इंडिया में जो मरुस्थल है उसका नाम है थार। सोनोरन डेजर्ट जो है ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। पैटागोनिया दक्षिण अमेरिका में है, जी हाँ, चिली में पड़ता है। लंबा लंबा गोबी चीन में है और साथ ही साथ मंगोलिया में है। सहारा आपका पड़ेगा नॉर्थ अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ेगा। तो सोनोरन गलत है। सोनोरन कहाँ पड़ेगा भाई? सोनोरन कहाँ पड़ेगा? सोनोरन पड़ेगा आपका मैक्सिको प्लस यूएसए के बॉर्डर पर पड़ता है। मैक्सिको और यूएसए के बॉर्डर पर पड़ेगा। अगला सवाल देखिए, और इंडिया में जो मरुस्थल उसको कहते हैं थार। अच्छे से याद कर लीजिएगा, डेजर्ट्स आज ही कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे जो टेस्ट सीरीज आगे आएंगी वो भी आपको मिल जाए। मैच द फॉलोइंग, भाई निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हर बार पेपर में ये मिनरल्स पर, खनिजों पर सवाल रहता ही रहता है। तांबा कह रहा सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? देखो, याद कर लो, इसको कंठस्थ कर लो, बिल्कुल रट लो कि तांबा जो है सबसे ज्यादा मिलता है चिली में, चिली साउथ अमेरिका। फिर कच्चा लोहा ऑस्ट्रेलिया में। माइका इंडिया, इंडिया माइका की में प्रोडक्शन में रैंक 1 है इंडिया की। और चांदी आपको मिलेगी मैक्सिको में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए, बी, सी। डी, ए, बी, सी। देखो किसी में दिया हुआ है नहीं, डी, बी, ए, डी, बी, ए, सी। डी, बी, ए, सी। देखिए ये रहा ऑप्शन बी, डी, बी, ए, सी। अगला देखिए, अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड्स ऑफ जापान फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पीसीएस वगैरह में। तो देखो, इसको अरेंज करने में कोई दिक्कत नहीं। जापान का कुछ नक्शा कुछ देखोगे तो इस तरह से बन करके आएगा, है ना, कुछ इस तरह से कुछ बनेगा। जापान आइलैंड ऐसे है। तो इसमें यहां पर जो सबसे पहला आइलैंड आपको दिखाई देगा, ठीक है, इसको आप अल्फाबेटिकली अरेंज कर लो। सबसे पहला आपको दिखाई देगा होक्काइडू। इसको डिक्शनरी के हिसाब से ऐसे HOK पहले आता है, होक्काइडू। उसके बाद में तुम्हारा होन्शु। फिर कौन सा आ जाएगा? फिर होन्शु आ जाएगा। देखो, होन्शु आ जाएगा। और होन्शु के बाद में फिर तुम्हारा आ जाएगा शिकोकू। होन्शु के बाद में आएगा यहां पे शिकोकू। और फिर तुम्हारा आ जाएगा ये क्यूशु। यहां पर सबसे लास्ट में क्यूशु, सबसे लास्ट में आपका क्यूशु आ जाएगा। तो ये दो देखो अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेना। लास्ट में याद रखना क्यूशु है और शिकोकू ऑटोमेटिकली थर्ड नंबर पे आ जाएगा।
तो उसका देखो जरा ऑप्शन सही क्या होगा। सबसे पहले होक्काइडो, होक्काइडो डी सबसे पहले होना चाहिए। होक्काइडो के बाद में होन्शु, होन्शु यानी कि ए होना चाहिए, डी ए, तो डी ए दोनों में दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं तीसरे पे शिकोकू होना चाहिए, बी होना चाहिए, तो डी ए बी सी ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको रट लेना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का नहीं है? उत्तर प्रदेश के जो नृत्य हैं उन पर सवाल बहुत पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश की ट्राइब्स कौन सी हैं, उत्तर प्रदेश के फोक सॉन्ग्स कौन से हैं, उत्तर प्रदेश के डांसर्स कौन से हैं, तो जरा देख लेना। नकटा, जी हाँ नकटा बिल्कुल है यूपी का। जैता, जैता भी है, झोरा भी है, कोली नहीं है, कोली नहीं है। कोली कहाँ का है? कोली है गोवा का। एक और लिख लेना, यूपी में कजरी, कजरी भी बड़ा इंपॉर्टेंट फोक डांस है यूपी का, ठीक है। कोली गोवा का है, याद रखना। आगे आते हैं, देखो मुख्यमंत्री को मिलाकर किसी राज्य के मंत्रि परिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम मंत्रियों की संख्या मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है किसी स्टेट काउंसिल में, तो चीफ मिनिस्टर को मिला करके मैक्सिमम कितने मिनिस्टर्स हो सकते हैं? देखिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, 15%। जो भी टोटल आपका लेजिस्लेटिव असेंबली की जो भी टोटल सीट होगी उसके 15% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। मान लो 400 लोग हैं, 400 की सीट है, तो मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी वो 60 मेंबर्स बन सकती है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं बन सकती है। अगला आ जाइए, कौन सी कमेटी का गठन पंचायती राज की समस्याओं को दूर करने हेतु किया गया था? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पीआरआईएस की जो प्रॉब्लम्स थी उनको दूर करने के लिए कौन सी कमेटी को फॉर्मुलेट किया गया था? जरा देख लो अच्छे से। इसमें अलग अलग कमेटीज दी हुई हैं। कौन सी? देखो अशोक मेहता कमेटी, एल.एम. सिंघवी, बी.आर. मेहता कमेटी, जी.वी.के. राव। ये चारों कमेटी इसलिए लिखी हैं, चारों की चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछी जाती हैं। इसका सही आंसर जो है दैट इज एल.एम. सिंघवी कमेटी। एल.एम. सिंघवी कमेटी। हुआ क्या था कि पंचायती राज में बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, तो उसका पुनरुद्धार के लिए, उसके रिवाइटलाइजेशन के लिए ये कमेटी आपकी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। ईयर कौन सा था? 1986 में। 1986 में ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। आगे बढ़ते हैं, बाकी कमिटीज भी एक बार देख लीजिएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखो अमेंडमेंट्स हैं, अमेंडमेंट्स चूंकि लेटेस्ट होते हैं तो इनमें बहुत ज्यादा सवाल पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है, यूपीएससी में भी और यूपी पीसीएस में भी और अदर स्टेट एग्जामिनेशन में भी। तो जरा देख लीजिए सवाल क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि ये आपका अमेंडमेंट दिया हुआ है, फिर प्रोविजंस या प्रावधान दिए हुए हैं। तो लेटेस्ट जो अमेंडमेंट है, लेटेस्ट अमेंडमेंट आपका 104 आया है। और 104 क्या कह रहा है आपसे? 104 आपसे कह रहा है कि जो आंग्ल भारतीय सीटें हैं इनको हटा दिया जाए। मतलब आप देख रहे थे ना कि पार्लियामेंट में भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी एंग्लो इंडियंस के लिए सीटें रिजर्व करके रखी गई थी, लेकिन अभी 104वां अमेंडमेंट जो आया 2020 में, उसमें सीधे सीधे बोला गया कि ये सीटें हटा दो, इनकी हमको जरूरत नहीं है। तो 104 का ये पहले का ए हो गया, पहले का ए 2 में दिया है। फिर 103 103 वाला क्या बोला है? उसने कहा है कि जो आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको 10% रिजर्वेशन दिया जाए। तो इसका क्या हो गया? इसका हो गया डी। ये दैट मीन आंसर तो बी हो जाएगा, इस समझ में आ गया। बाकी भी देख लीजिए। 102 किस लिए किया गया है? 102 ऑप्शन आपको दिया गया है, ये जो नेशनल कमीशन है ना, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाए। बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो नेशनल कमीशन बनाया गया था उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। और बचता है 101, तो वो जीएसटी को लेकर के बनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं ये, इसको जरूर रट लीजिएगा, कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा, और नहीं लिख पा रहे हैं तो नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम को दल बदल विरोधी कानून की संज्ञा दी गई है? देखो दल बदल या एंटी डिफेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? दल बदल का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीत लिया, और फिर जब आप कैबिनेट में आ गए या लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट चलने लगी, जहां पर भी आप स्टेट में सेंटर में जहां पर भी हैं, फिर आपने जाकर अपनी पार्टी बदल ली, दूसरे के पार्लियामेंट में जाकर के बैठ गए। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो फिर क्या किया जाता है? आपको हटा दिया जाता है, ठीक है, फिर आप वैलिडेटेड नहीं रह जाते हैं। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि निर्विरोध लड़ते हैं, और निर्विरोध लड़ने के बाद में जब इलेक्ट हो जाते हैं तो इलेक्शन के बाद में फिर वो अपनी एक पार्टी बना लेते हैं या किसी पार्टी से जाकर जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को भी क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं डिफेक्शन। और इस डिफेक्शन से या दल बदल से बचने के लिए क्या किया जाता है
कि सांसद इधर उधर ना चले जाएं, विधायक इधर उधर ना भागें, उसके लिए दल बदल विरोधी कानून है। इसका कानून कौन सा है? ये 52वां देखो दिया हुआ है। इसमें देखो ऑप्शन सी होगा, इसमें ऑप्शन डी होगा। इसको लिख लो, कौन सा होगा ये? 52nd अमेंडमेंट एक्ट, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम इसको कहा जाएगा। अगला देखिए, संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम कितने दिन का अंतराल हो सकता है? बहुत बढ़िया सवाल है, और पार्लियामेंट से देखो क्वेश्चन आना ही आना है। संसद अच्छे से पढ़ लेना, 100 बार पढ़ना, सवाल जरूर आएगा। पूछा गया है कि भाई मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है, बताइए जरा। 3 महीने का? जी नहीं। 4 महीने का? जी नहीं। 6 महीने का? मैक्सिमम 6 महीने का हो सकता है। मतलब कि एक ईयर में 2 सेशंस कम से कम कंपल्सरीली होने ही चाहिए, इससे कम नहीं हो सकते हैं, ये नियम है। अगला आ जाते हैं, देखो विश्व खुशहाली रिपोर्ट, इसमें सही ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत का क्या स्थान है? बताओ जल्दी भाई। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो आपका आया है 2021 में, इंडिया की क्या रैंक आई है? देख लीजिए, 131, 139, 142 और 146। चलो देख लो भाई कौन सी रैंक आई है। रैंक आई है 139। कितने देशों में से? 149 देशों में से हमको 139वीं रैंक मिली है। अच्छा, इसको कंडक्ट कौन कराता है? इसको कराता है यूएस सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, अच्छे से देख लो, थोड़ा लंबा नाम है, यूएस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये संस्था इसको कराती संस्था, जरूर पूछ लिया जाता है, स्पेशली यूपीएससी वगैरह में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पूछ लेता है। टॉप कौन किया है फिर इस बार? टॉप किया है सर फिनलैंड ने। फिनलैंड ने टॉप किया है। दूसरे नंबर पर कौन रहा है? दूसरे नंबर पर रहे आइसलैंड। और तीसरे नंबर पर कौन रहा है? तीसरे नंबर पर रहे आपके डेनमार्क। ये सब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वॉज लॉन्च ऑन पंचायती राज डे? बहुत बढ़िया सवाल। पंचायती राज डे 2021 के दिन, इसमें देखो 2 सवाल हैं। 2 क्या, इसमें टोटल देखो तो 5 सवाल हैं। एक तो पंचायती राज डे किस दिन मनाया जाता है? पहली बात ये पूछता है, 24 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं भाई? 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और इस साल कौन सी स्कीम लॉन्च की गई? जो स्कीम लॉन्च की गई उसका नाम है स्वामित्व। अच्छे से पढ़ लो, स्वामित्व। स्वामित्व क्या है? जो आपका रूरल इंडिया है, वहां पर जो जमीन है उसकी मैपिंग की गई है ड्रोन के जरिए। मैपिंग का फायदा यह है कि गांव में देखो झगड़ा विवाद बहुत होता है ना? तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट बनाया गया कि भाई आपको क्लियर ओनरशिप हो जाएगी। क्लियर ओनरशिप हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जब सारा का सारा हमने ड्रोन से पूरी मैपिंग कर ली है तो कोई झगड़ा विवाद है ही नहीं। जैसे ही तुम अपना डिस्प्यूट लेकर के जाओ, तुरंत आपको समाधान मिल जाएगा कि भाई इतनी इतनी जमीन मैप हो चुकी है, इनके हिस्से में इतनी आएगी। तो ये स्वामित्व स्कीम इसी के लिए है। एक बार जाकर के पोर्टल पे इसको देख जरूर लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कहता है कि अजात शत्रु तथा बिंबिसार कौन से महाजनपद से संबंधित थे? कितनी बढ़िया। इसमें भी देखो 3 सवाल हैं। 3 सवाल कैसे? पहला तो ये कि अजात शत्रु और बिंबिसार का रिलेशन क्या था। दूसरा सवाल ये कि कौन से महाजनपद से थे, है ना? ये 2 सवाल हो गए। अब देखो इसमें 2 सवाल में क्या, अजात शत्रु कौन था? अजात शत्रु जो थे ये बिंबिसार के बेटे हैं। कौन है भाई ये? अजात शत्रु जो हैं ये बिंबिसार के बेटे हैं। इन्होंने बिंबिसार को निपटा दिया था और इनका सल्तनत इनकी हासिल कर ली थी। कौन से उससे रिलेटेड थे? महाजनपद से। 16 महाजनपद हैं, तो 16 महाजनपदों में कौन से जनपद से रिलेटेड थे? मगध से संबंधित थे। मगध वही जो इस समय बिहार में है, मगध, मिथिला, ये सब बिहार में पड़ेगा। आगे आ जाइए। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भारत के कौन से मंदिर को स्थान प्राप्त है? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट खैर सारे सवाल ही इंपॉर्टेंट हैं, हल्के सवाल रखे ही नहीं गए। जो एग्जाम में आएंगे वही सवाल रखे हैं। तो बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पर है? तमिलनाडु में है बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक है, किसने बनवाया था? राजा राज 1 ने बनवाया था। फिर विरूपाक्ष टेम्पल कर्नाटक में है, हम्पी में। महाबोधि टेम्पल बिहार में है। इन तीनों को ही मिला हुआ यार। ठीक है, अच्छे से देखो, इन तीनों टेम्पल्स को ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में
गिना गया है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का क्वेश्चन तो आता ही है, और हर साल या हर 2 साल पे 3 साल पे क्या होता है, कोई ना कोई नई इमारत या कोई ना कोई नई जगह शामिल हो जाती है, तो न्यूज़ में रहता है, इस पर सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो ये तीनों के तीनों इसी में मिक्स हो जाएंगे, तीनों के तीनों यूनेस्को में लिस्ट में है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? देख लो भाई, तराइन का युद्ध, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। तराइन का युद्ध याद करो, 1192 में झगड़ा हुआ है। ये किसके किसके बीच में हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। ठीक है, पृथ्वीराज रासो लिखी, किसने लिखी? चंद्रबरदाई ने। और क्यों हार गए थे पृथ्वीराज रासो? दूसरे युद्ध में क्यों हार गए थे? इसलिए हार गए थे, ऐसा माना जाता था कि कन्नौज के जो राजा थे जिनका नाम था जयचंद्र, उन्होंने इनका साथ नहीं दिया। कहानी इसके पीछे ये है कि जयचंद की बेटी को लेकर के पृथ्वीराज चौहान भाग गए थे। अब मतलब किडनैप नहीं किया था, वो इनसे प्रेम करती थी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि ये कहानी बिल्कुल गलत है, इसी चक्कर में हार गए थे। देखो अगला देखो, पानीपत का युद्ध, बाबर तथा इब्राहिम लोदी, ये पहला लड़ाई है। पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई हैं, उसमें से पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बिल्कुल ठीक है। चौसा का युद्ध किसके बीच में हो गया? शेरशाह और हुमायूं। शेरशाह ने हुमायूं को बहुत बुरी तरह भगाया, मुगलों को हरा दिया और हुमायूं दुम दबा के भाग गए। ऑप्शन डी, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? बहुत बढ़िया, बहुत कांटे का युद्ध हुआ होगा। और बताते हैं, हेमू? नहीं नहीं, बिल्कुल हेमू नहीं थे सर। कौन थे? महाराणा प्रताप थे। कौन थे? महाराणा प्रताप। इनके घोड़े का नाम क्या था? कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आता हो तो। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज दिवस 2021 को कौन सी योजना लागू की गई है? ये तो अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी मिसप्रिंट है। ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, वही ऑप्शन सही दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? इनमें से सही कौन सा, सुमेलित कौन कौन से हैं? एक ही सुमेलित होगा, देख लो जरा। अच्छा भाई, राज्य हड़प नीति डलहौजी ने की थी, याद करो। सतारा, झांसी, कुछ नागपुर, कुछ याद आ रहा है? राज्य हड़प नीति डलहौजी 1854, कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, डलहौजी ने की थी। फिर बंगाल का विभाजन किसने कर दिया? बंगाल का विभाजन मिंटो ने किया? नहीं, किसने किया? बंगाल का विभाजन किया कर्जन ने। कर्जन ने किया। फिर बंगाल में दोहरी सरकार लेकर के कौन आ गया? बंगाल में दोहरी सरकार लेकर के कौन आ गया भाई? कोई बताएगा हमको? बताइए इसमें। क्लाइव लेकर के आ गए। कौन लेकर के आ गए? रॉबर्ट क्लाइव लेकर के आ गए। उसके बाद सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार किसने किया? समाज सुधार किया बेंटिक ने। समाज सुधार किया बेंटिक ने, सब ऊपर नीचे। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। अगला देखिए, साप्ताहिक अखबार केसरी तथा मराठा किसने शुरू किए? बहुत बढ़िया, 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो कौन से, मंथली था कि साप्ताहिक था, वीकली था? भैया वीकली था न्यूज़पेपर। क्या नाम था? केसरी और मराठा। किसने स्टार्ट किया था? किसने स्टार्ट किया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट किया था। लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे आते हैं, देखो निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? बता देते हैं भाई, हरित गृह के गैसें कौन सी होती हैं? जो आपके एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। सीधी से कॉन्सेप्ट समझो, जो गैसें टेम्परेचर को बढ़ाएंगी। क्यों बढ़ाएंगी? क्योंकि वो हीट को ट्रैप कर लेंगी, सूरज की जो किरणें हैं, विकिरण है, उसको ट्रैप करेंगी। कौन कौन सी गैसेस होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बिल्कुल होती है। मीथेन होती है, जी हाँ होती है। जल वाष्प होती है, जी हाँ होती है। हाइड्रोजन होती है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। और कौन सी होती है? और होती है सर ओजोन। और होती है ओजोन। और आपको दूसरी जो और इसके अलावा जो मिलेगी उसको हम कहते हैं NOx, है ना। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी इसमें आपको मिल जाएंगे, ये भी ग्रीन हाउस गैसेज में आ जाते हैं। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में किसे वर्ष 2000 में भारत से विश्व धरोहर की स्थलों की सूची में जोड़ा गया है? यह एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रखा मिलेगा बिल्कुल। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा है भाई? देखो, रुद्रेश्वर टेम्पल, जी हाँ, रुद्रेश्वर महादेव टेम्पल है। कहां पर है ये? तेलंगाना में है। कहां पर है भाई? तेलंगाना में। किसने बनवाया था? काकतीय वंश के शासकों ने बनवाया था। काकतीय रूलर्स कंस्ट्रक्टेड दिस टेम्पल। दूसरा देखो, धोलावीरा, कुछ लोग उसको ढोलावीरा भी कहते हैं, कुछ लोग धोलावीरा कहते हैं, कुछ लोग धौलवीरा कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ भी कहो, गुजरात में है, हड़प्पन साइट है।
क्या मिला है इसको? इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट 21 में 2 गई हैं, रुद्रेश्वर टेम्पल और धोलावीरा। रट लो, कंठस्थ कर लो, ये सवाल नहीं गलत होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन, देखो एशिया का पहला डॉल्फिन शोध संस्थान कहाँ खोला गया? अगर एनवायरमेंट की बात होगी तो इंडिया में टाइगर रिजर्व की बात जरूर होगी, जिसकी अभी हम लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा। भैया सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी तक कर लो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज छूट जाएगी आप लोगों से। एशिया का पहला डॉल्फिन शोध संस्थान कहाँ खोला गया है? गैंगेटिक डॉल्फिन के नाम के बारे में सुना होगा आपने, गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। कहाँ कहाँ? ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, ये सब जगह मिलेगी। और कहाँ ओपन किया गया है? ये ओपन किया गया है आपका पटना में, ठीक है। एशिया का पहला है, और ऑब्वियस बात है इंडिया का पहला ही होगा जब एशिया का पहला है। पटना में ओपन किया गया। अच्छा, गैंगेटिक डॉल्फिन देखो, जिस पानी में गैंगेटिक डॉल्फिन मिलेगी तो समझ लो उस पानी की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर किसी पानी में गैंगेटिक डॉल्फिन मिल रही है या डॉल्फिन पाई जा रही है तो मतलब उस पानी की जो क्वालिटी वो अच्छी है। ऐसे ही एलिगेटर घड़ियाल भी होता है, पिछली वीडियो में बताया है। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा जाकर के जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है उसमें भी। आगे आ जाते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। अगर एनवायरमेंट आएगा तो इंडेक्स रैंक वैसे ही पूछी जाती है। क्या भाई इसमें से कौन से तथ्य सही हैं? बताओ कौन कौन से तथ्य सही हैं। डेनमार्क ने टॉप किया, डेनमार्क ने टॉप किया, बिल्कुल सही बात है। भारत को 180 देशों में 165वां स्थान हासिल हुआ है। 180 में 165वां मिला हुआ है, बताइए। जी नहीं, 165वां नहीं मिला, 168वां मिला है, ठीक है। 168 मिला हुआ है, 168 रैंक मिली है, देख लो इसमें। अब बात आ जाती है इंपॉर्टेंट कि टॉप किसने किया? हो गया। इंडिया की क्या रैंक है? हो गया। इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? 3 ही सवाल आते हैं। ऑर्गेनाइज कराएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बेटा याद कर लो अच्छे से, रट लो, बिल्कुल कंठस्थ कर लो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करवाता है इसको कंडक्ट। जितनी भी रैंकिंग है, चैनल से जुड़े रहना। लेटेस्ट रैंकिंग जो है अभी मैं डालूंगा, बिल्कुल अपडेटेड रैंकिंग 1-2 दिन में पड़ जाएगी, तो जरूर देख लेना। क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे रैंकिंग से। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जियां पौधों के तनों का रूप हैं, स्टेम्स हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स आर स्टेम्स ऑफ ए प्लांट? बताओ भाई। आलू दिया हुआ है, अदरक दिया हुआ है, और कैरेट माने गाजर होती है, हाँ गाजर दिया हुआ है। अच्छा बताइए भाई कौन कौन सी हैं? आपको लग रहा होगा सर इसमें ये क्या सवाल है, सारी इसमें स्टेम तो एक भी नहीं है, ये सारी की सारी जड़ें हैं। क्यों? सारी की सारी जड़ लग रही होंगी ना भैया। देख लो अच्छे से, आलू और अदरक जो है ये जड़ नहीं है, ये तना है, तना, स्टेम है ये। इनको कहते हैं ट्यूबर्स। शकरकंद अगर आपने सुना होगा, शकरकंद, ठीक है, उसको भी क्या कहते हैं? वो भी ट्यूबर होती है। ट्यूबर मतलब वो स्टेम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? 1 और 2। और गाजर क्या है? गाजर रूट है, ठीक है, गाजर रूट है। लौंग क्या होती है? इसमें पूछता है क्लव, लौंग भी पूछ लेता है। लौंग क्या होती है? लौंग फूल होता है, ठीक है, लौंग। क्लव इज अ फ्लावर। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बहुत बढ़िया, विटामिन पे तो सवाल आना ही आना है। विटामिन अगर नहीं पढ़े तो समझो तुमने साइंस में कुछ पढ़ा ही नहीं। तो पहला इसमें नाम पूछ लिया भाई, विटामिन B3। विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, नियासिन कह लो या नायसिन कह लो। विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं सर। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, जी हाँ सर बिल्कुल कहा जाता है आपको राइबोफ्लेविन। फिर विटामिन C को सर साइनोकोबोलैमिन कहा जाता है, नहीं बिल्कुल नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? इनको कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ओके, एस्कॉर्बिक एसिड। अभी देखो कोरोना हुआ था तो लोगों ने कहा था खूब नींबू पानी पियो, क्यों, क्या करता है ये? आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। आगे आते हैं, देखो मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति जो है, आफ्टर मेनोपॉज प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स डज नॉट टेक प्लेस इन विमेन? कौन सा हार्मोन जो है महिलाओं में स्रावित नहीं होता है? देख लो पहले तो ये देखो कि इसमें से कौन कौन से फीमेल आपके हार्मोन्स हैं। देखो प्रोजेस्टेरॉन है और एस्ट्रोजन है, ये 2 फीमेल हार्मोन है।
और उसमें टेस्टोस्टेरोन जो दिया और टेस्टोस्टेरोन ये क्या है, ये मेल हार्मोन है, दिस इज मेल हार्मोन एंड बोथ दीज आर फीमेल हार्मोन्स। तो देख लो भाई एस्ट्रोजन नहीं होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन जो है ओवरीज जो है, फीमेल ओवरीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, जब मेनोपॉज की एज आ जाती है तो उसके बाद में एस्ट्रोजन का जो प्रोडक्शन है वो कम कर देती हैं। ओके, ये थी आज की सीरीज। लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने फ़ायदे के लिए ही करोगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो और डिटेल में जानना चाहते हो कमेंट ज़रूर कर देना, मैं बिल्कुल बताऊंगा। आप सभी के कमेंट मोस्ट वेलकम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।